हेलो गाइस, माई सेल्फ इंशा और आज हम अपना करंट अफेयर का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कल का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ गाइस, आप नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर करंट अफेयर का। बात की जा रही है यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बेसिकली हम क्यों मनाते हैं? ये पहली बात तो ये कि 11 जुलाई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको हम सबको पता ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, जिनको हमें 2030 तक के हमें इनको अचीव करना है ना। तो इनमें क्या क्या बात की गई है, जैसे कि हमें भुखमरी को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है, समानता लेकर आनी है ना, सबको रहने के लिए लैंड प्रोवाइड कराना है। तो ये तभी होगा जब हमारे यहाँ पे जनसंख्या में स्थिरता आएगी। क्योंकि देखो, असीमित आवश्यकताएं हैं जिनको हम सीमित संसाधनों से पूर्ति करने की बात करते हैं। तो ये इसीलिए हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो इसकी जो थीम रखी गई है वो थीम क्या है? थीम का नेम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो ये इसकी थीम है। और ये हमने कब से अडॉप्ट किया है डे? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989 से हमने ये डे अडॉप्ट किया है। अगर हम बात करें और कि पॉपुलेशन को अगर हम स्टेबल रखते हैं तो फिर इसके क्या क्या लाभ हैं, तो देखिए गाइस, जनसंख्या को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक 0 से 14 साल की एज के जो सिटीज़न हैं उनमें, ये क्या है, ये हमारे भविष्य का संसाधन माने जाते हैं। और सेकंड में आता है 15 साल से 64 साल की उम्र के लोग। इन लोगों को हम वर्तमान का संसाधन मानते हैं। और 65 साल से अधिक के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे बेसिकली माना जाता है कि वो जो अपनी सेविंग्स है उनको ही फिर खर्च करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में भी आर्थिक दृष्टि से भी हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो इसके लिए हमें लगातार प्रोडक्शन भी करना होगा। और जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो फिर प्रोडक्शन करने के लिए ह्यूमन लेबर भी चाहिए होगी, है ना, और आजकल तो स्किल लेबर चाहिए। तो फिर इसके लिए अगर सीमित संसाधन है तो फिर जनसंख्या को स्थिर करके हम उनका लाभ सबको दे सकते हैं। तो यही बात बताई भी गई है कि 62% हमारे यहाँ पे भारत के लोगों की उम्र 15 से 59 साल के बीच में हो गई है और मैक्सिमम तो 30 एज के हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो अगर हम बात करें वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में, किसका क्या रोल रहता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स जो 65 साल से नीचे के हैं और 15 साल से ऊपर के लोग हैं। यानी ये कि 15 साल से 64 साल के उम्र के बीच के लोग जो कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं, ये हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये दिवस मनाया जाता है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है, राष्ट्रपति भवन के साइड से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये कौन थे? ये थे थावरचंद गहलोत। इनको कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है। और इससे पहले कौन थे फिर कर्नाटक के गवर्नर? इससे पहले थे वाजूभाई वाला जी। इनको रिप्लेस करके गहलोत जी को कर्नाटका का गवर्नर बनाया गया है। तो अगर गवर्नर के बारे में हम बात करें तो गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है स्टेट का, यानी कि राज्य का प्रमुख कहलाता है गवर्नर। राज्य में गवर्नर दोहरी भूमिका निभाता है, एक मीडिएटर का काम करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और दूसरा राज्य का प्रमुख होता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। अगर बात करें हम कि गवर्नर को ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है, देखिए गाइस, ओथ और अफर्मेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर ओथ की बात करें, ओथ कब किसको दिलाई जाती है? ओथ दिलाई जाती है जो किसी धर्म को मानता हो, तो उसको बेसिकली धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। लेकिन अफर्मेशन का मीनिंग है कि ऐसा व्यक्ति जो कि नास्तिक है, किसी भी धर्म को ना मानता हो, तो फिर उसको जो है एक तरह से एक्सेप्ट कराया जाता है उससे कि हाँ, मैं पूरी अपना जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करूँगा। तो इस प्रोसेस को हम एफर्मेशन कह देते हैं। तो ये हाई कोर्ट के जज के द्वारा दिलाई जाती है, या फिर सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के जज की अनुपस्थिति में ये ओथ दिलाते हैं। तो
अगर बात करते हैं गवर्नर के ही बारे में तो हमारे यहाँ पे 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर गवर्नर रिज़ाइन करना चाहे तो फिर वो किसको करेगा, वो रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को अपना दे सकता है। तो ये गवर्नर के बारे में था। अगर गवर्नर के ही बारे में हम कुछ और डिटेल देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि गवर्नर का कार्यकाल कितना रहता है, तो आर्टिकल 156 है ना, आर्टिकल 156 में बताया गया है कि गवर्नर अपने कार्यकाल संभालने के 5 वर्ष के अंदर अंदर अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो फिर उससे वो रेजिग्नेशन लेटर भी मांग सकता है, क्योंकि गवर्नर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करते हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 157 में योग्यताएं भी बताई गई हैं। और सबसे पहली बात, अगर गवर्नर बनने के लिए आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 35 साल रखी गई है ना। और गवर्नर किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये गवर्नर के बारे में था। और गवर्नर को अध्यादेश ऑर्डिनेंस रिलीज़ करने की भी पावर दी गई है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213 के तहत, है ना, आर्टिकल 213 के तहत। तो ये गवर्नर से रिलेटेड कुछ डाटा था। और अगर बात करें कि अगर कोई गवर्नर अध्यादेश जारी करता है तो फिर उसको 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधानमंडल द्वारा उसको पारित करा लेना होगा, तो फिर वो आगे अपना प्रोसेस करेगा। तो ये आपके गवर्नर के बारे में कुछ डिटेल्स थी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बात की जा रही है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की जो पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, तो ये फ्रेंडशिप निभा रही है बेसिकली किससे, हमारे इंडिया से। तो इन्होंने आम का मौसम चल रहा है तो फिर आम भेजे हैं। तो इनके यहाँ पे एक वैरायटी है हरी बंगा मैंगोज़ वैरायटी, ये इंडिया को गिफ्ट की गई है। इंडिया में बेसिकली किसको, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, या फिर प्राइम मिनिस्टर है ना मोदी जी, सीएम जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके सीमा से लगे हुए स्टेट्स के जैसे वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन सबको 26 किलो मैंगोज़ भेजे गए हैं एज अ फ्रेंड। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए गाइस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस एरिया से यानी कि जिस बॉर्डर से हमारा व्यापार होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसका नेम क्या है, इसका नेम है पेट्रोपोल बॉर्डर ऑफ बेंगाल। इस एरिया से व्यापार किया जाता है। ठीक, तो अगर बात करें कि इस एरिया से क्या कोई रिवर भी निकलती हैं तो ज़रूर होकर आती होंगी। कौन कौन सी हैं? एक तो ब्रह्मपुत्र बेसिकली असम से होती हुई आएगी और फिर वेस्ट बंगाल में गिर जाएगी, है ना। और गंगा को भी अगर हम देखें, जब ये बांग्लादेश में पहुंचेगी तो फिर ये इसका नेम बदल जाता है पद्मा इसको फिर हम कहेंगे। तो ये था इसके बारे में आर्टिकल। फिर बात की जा रही है यहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट की। स्पेनिश गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे क्या है आर्टिकल, इन्होंने एक रूल को अप्रूवल दिया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि यदि कोई 14 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति अपना जेंडर चेंज कराना चाहे, यानी कि लड़का कोई लड़की में कन्वर्ट होना चाहे या फिर थर्ड जेंडर किसी लड़का या लड़की जेंडर में कन्वर्ट होना चाहे, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन पहले इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था हार्मोन थेरेपी का, जो कि अब इसको भी इन्होंने हटा लिया गया है। इन्होंने कहा है विदाउट हार्मोन थेरेपी, है ना, इसको हार्मोन थेरेपी कराए बिना भी आप अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं, है ना। और किस बेस पर? सेल्फ आइडेंटिफाई बेस पर, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं। तो 15 देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज्ड कर चुके हैं सेल्फ आईडी के आधार पर। तो कौन कौन से हैं? जैसे डेनमार्क, पुर्तगाल, है ना, नॉर्वे, माल्टा, अर्जेंटीना, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, ग्रीस, कोस्टाराइस, मैक्सिको, और मैक्सिमो भी केवल मैक्सिको सिटी, है ना, और लग्जमबर्ग, ये सब, और ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और उरुग्वे, ये इसको सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं।
लेकिन हंगरी ने क्या बोला, हंगरी ने इसको अपोज किया। हंगरी कह रहा है कि ना ही तो हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा रूल लेकर जाएगा जो कि प्रकृति के विरुद्ध हो, और ना ही हमारे यहाँ पे इस प्रकार की किसी भी तरह की एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाएगी स्कूल लेवल पर, है ना। तो ये इसको अपोज कर रहा है। अगर हम बात करें इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया में तो ऑलरेडी ट्रांसजेंडर को थर्ड कम्युनिटी यानी कि थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया गया है। तो पहले ही हमारे यहाँ पे तो उसके लिए एक्ट आ गया। तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 ऑफ रूल्स एंड रूल्स 2020 ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस आया था 2014 में, जिसका नेम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के साथ NLSA का केस चला था। इसमें ये निर्णय आया कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का फर्स्ट, है ना, ये बात कहता है कि आप सिटीजन्स को उनके राइट दें। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या है। तो आर्टिकल 21 में गाइस अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 14 में बताया गया है कि आप विधि के समक्ष सबको इक्वल देखेंगे, है ना, समानों के साथ समान व्यवहार करेंगे, और ये बात की गई है कि आप उचित सुनवाई के आधार पर निर्णय देंगे, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आप फॉलो करेंगे। तो ये बात की गई है आर्टिकल 14 में। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 19 में बोला गया है कि आप बेसिकली आर्टिकल 19 में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं क्लोज के अकॉर्डिंग, है ना। आर्टिकल 19 में ही वाक स्वतंत्रता दी गई है। और अच्छा एक बात और, कहते हैं ना कि घर में कुछ लोग झंडा लगा कर रखते हैं, तिरंगा लगा कर रखते हैं, तो ये किस आधार पर लगा कर रखते हैं। एक केस था जिसका नेम है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2004 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप घर में तिरंगा या फिर झंडा लगा सकते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 19 में ही बात की गई है विज्ञापन छापना, अखबार छापना, टीवी पर खबरें दिखाना, विदेशी यात्रा करना। बेसिकली मेनका गांधी का मुकदमा भी इसी से रिलेटेड है। तो ये सब इनका अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। और व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। फिर आर्टिकल 19 में ही क्या बात की गई है, आर्टिकल 19 के बी में बात की गई है कि आप शांतिपूर्वक रूप तरीके से एकत्र होकर रैली भी निकाल सकते हैं। रैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई हिंसा ना हो, है ना। तो ये बात बताई गई है। और आर्टिकल 19 में ही बताया गया है कि आप किसी भी तरह का दल बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, और आने जाने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के डी में दी गई है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र हैं, है ना, वैसे क्षेत्रों में जाना हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है विदाउट परमिट के। तो आर्टिकल 19 में ही बताया गया है कि पूरे भारत में कहीं पर भी निवास हम कर सकते हैं, इसमें निवास की स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 19 के एफ में पहले क्या था, बेसिकली पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी आर्टिकल 19 में दिया हुआ था, लेकिन फिर संपत्ति के अधिकार को केंद्र सरकार ने विधानमंडल से पास कराकर ये कहा कि 62 बीघे से ज़्यादा ज़मीन अब कोई नहीं रखेगा। बट हरियाणा और पंजाब में ये लागू नहीं किया गया। फिर 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक। और अब ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं बल्कि भूमि विनियमन अधिग्रहण अधिनियम, इसको आर्टिकल 19 से हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो ये बात थी। फिर आर्टिकल 19 में ही बात की गई है कि किसी तरह का भी हम व्यापार कर सकते हैं। जैसे ओम प्रकाश बनाम ऋषिकेश महापालिका का केस था 2007 का, इसमें कहा कि हड़ताल करना, मार्केट बंद करना, है ना, ये शांतिपूर्वक तरीके से अगर आप कर रहे हो तो फिर आपका ये राइट है। तो ये बात कही गई। और लेकिन इसमें केवल हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई फ़ोन टेप कर रहा है, किसी का ज़बरदस्ती मार्केट बंद कराया जा रहा है, तो ये गलत है। ये बात इन्होंने बताई गई। तो ये आर्टिकल 19 था, ठीक। आर्टिकल 19। अगर हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 में ये बोला गया है कि शिक्षा के अधिकार को बेसिकली आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया।
एक केस आया था मोहिनी वर्सेस कर्नाटक 1992 का, तब इसको हमने यहाँ पे ऐड किया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, खासकर 5th तक, है ना। और ये कानून हमारे यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2000 में, और फिर सन 2010 में 9 साल के बाद इस तरह से ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये आर्टिकल 21 के बारे में भी था। आर्टिकल 21 में ही बेसिकली और क्या आता है, आर्टिकल 21 में ही आता है जीवन जीने का अधिकार। बताया गया है कि जीवन छीनने का अधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं है अलावा सुप्रीम कोर्ट के, है ना। और जीवन जीने के अधिकार में भी हर एक निर्दोष आदमी अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जी सकता है। तो ये आर्टिकल 21 भी यहाँ पे हमने देख लिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ही अगर हम और कुछ बात देखिए यहाँ पे आपकी पॉलिटी भी कवर हो रही है साथ साथ। वैसे मैं पॉलिटी भी अलग से कराऊंगी पूरी लक्ष्मीकांत, लेकिन यहाँ पे जब करंट पढ़ेंगे तो फिर आर्टिकल रिवाइज होते जाएंगे आपके, ठीक। वैसे एक अनाउंसमेंट और करनी थी मेरे को, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज आप अपने नोट्स बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा, ओके। एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। सो आर्टिकल 21 में ही अगर हम बात करें तो इसमें मेनका गांधी वाले केस को ऐड किया गया, जिसमें कहा गया विदेशी यात्रा करने का अधिकार है हर एक व्यक्ति के पास। तो आर्टिकल 21 में ही जैसे पुट्टास्वामी केस आया था 2012 में, तो इसका जब निर्णय आया 2017 में, तो इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट में ही प्राइवेसी को भी क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक। फिर अगर हम बात करें भारत का स्टैंड क्या है, भारत का स्टैंड की बात हो रही थी बेसिकली, आर्टिकल में हम चले गए। तो अगर बात करें 2018 में ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पे हम सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी अलाउ कर देंगे। यानी कि अगर कोई लड़का लड़का सेम जेंडर के 2 पर्सन्स हैं जो कि आपस में साथ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम, तो फिर वो भी रह सकते हैं, है ना। तो ये बात रखी गई। तो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, है ना, ये क्या कहता था, ये कहता था कि ये गलत है, प्रकृति के अगेंस्ट है। तो इसको भी अब हमारे यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, एक तरह से डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में अगर हम देखें तो बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मीन्स जैसे सहकारिता, यानी कि कोऑपरेट करके काम करना, है ना। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक फर्म है और हम मिल कर के काम करेंगे और हमें क्या बनाना है, हमें पार्टीज़ के लिए केक के ऑर्डर आए हमारे पास और हमें केक बनाना है ना, और मार्केट तक के हमें उन्हें पहुंचाना है। तो अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मिलकर कहेंगे कि हम सब मिलकर काम करेंगे, और काम करने के बाद ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपने केक बना करके सौंप देंगे। और ये केक क्या करेंगे, अब ये ऑर्गेनाइजेशन अब इसको कंपनी तक के पहुंचाएगी, फिर कंपनी से ये लोकल मार्केट में जाएंगे, फिर रीजनल लेवल पर और अदर मार्केट में जाएंगे, है ना, फिर नेशनल लेवल पर और ज़्यादा ही बिकने लगेंगे। तो इनका जितना भी प्रॉफिट आएगा वो ये ऑर्गेनाइजेशन उन सभी लोगों में बांटेगी जिन्होंने इसको बनाने में सहयोग दिया था। तो इसे कहते हैं कोऑपरेट करना, है ना, सहकारिता। तो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। तो ये क्या है, ये बताइए, कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव मार्केट्स नेशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सो इसीलिए अगर हम सही तरीके से आधारभूत संरचना लेकर चलेंगे तो हम अच्छे से अच्छे अपना इकोनॉमी को भी डेवलप कर पाएंगे, है ना। और इसके अलावा ये बात की जा रही है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट अब अपने हाथ में लेना चाह रही है कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव्स हैं, है ना, इनको अपने हाथ में लेना चाह रही है, जिससे कि गवर्नमेंट अपने अनुसार इनसे कार्य करा सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो डिज़ास्टर आएगा, एक ऐसा डिज़ास्टर जिसमें ह्यूज लेवल पर पारदर्शिता नहीं रहेगी, है ना। और दूसरी बात, फिर मार्केट में हम अगर देखेंगे तो फिर ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए जैसे बात करते हैं कि कोऑपरेटिव्स में कौन आते हैं, अमूल कंपनी भी एक तरह की कोऑपरेटिव है। तो और कौन कौन आती है कोऑपरेटिव में आती हैं केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन, है ना, और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन कॉफ़ी हाउस हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर कॉर्पोरेशन, मार्केट एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी। तो ये सब हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव्स हैं। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो ये कितने तरह की हैं भारत में। कुछ फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, कुछ मार्केटिंग, कुछ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, कुछ कंज्यूमर, कुछ क्रेडिट। तो इस तरह से है ना। फिर अगर हम बात करें, कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो कि शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो ये बैंक क्या होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। देखिए गाइस, जैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर हम देखें नेम वाइज, तो आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बिहार, है ना, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, द गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात स्टेट, ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अगर हम बात करें सहकारी बैंक होते क्या हैं, ये बैंक जो है ये राज्य सहकारी अधिनियम के तहत गठित होते हैं। जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, अपना कार्य करते हैं, और ये अपने ही भौगोलिक एरिया में, जैसे कि कोई ज़िला है ना, तो अपने ही ज़िले में ये कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बात करें कि ये कितने ढांचे में होते हैं, इनका ढांचा कैसा होता है, तो इनका ढांचा होता है त्रिस्तरीय, है ना, 3 टायर सिस्टम बेसिकली हम इनको कह सकते हैं। तो इनको बैंक दर से कम दर पर उधार देने के लिए बोला जाता है, जिससे कि रीजनल लेवल पर डेवलपमेंट लाया जा सके। तो इनका जो एम रहता है समाज कल्याण करना। ठीक, तो ये कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थी थोड़ी सी डिटेल। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है IFFCO मीन्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये कार्य कर रही है, जैसे मिल्क, कॉटन, हैंडलूम्स, हाउसिंग, है ना, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज़, ये सब। तो इन एरियाज़ में कार्य कर रही है। तो केरल में भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे IT पार्क्स का जो है यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी होती हैं, इन्हीं के थ्रू कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं ये। तो इसीलिए कहा जा रहा है इंश्योरेंस, अनटैप्ड एरिया जो है, इन पर भी हमें इस कोऑपरेटिव प्रोसेस के थ्रू कार्य करना चाहिए। तो कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पे लाया गया था 1904 में, 1904 में। तो ये इस टाइम से ही प्रोसेस शुरू हुआ हमारे यहाँ पे। फिर 2002 में आज़ादी के बाद भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हमारे यहाँ पे आया। फिर 1990 के बाद में जब उदारीकरण हुआ, तो उसके बाद भी हमारे यहाँ पे उदारीकरण के प्रभाव से निपटने के लिए इस पे जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि बाहर से अगर चाइना जैसी कंट्री का माल अगर सस्ता आएगा भारत में, फिर उसकी डंपिंग हो जाएगी, है ना। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमने कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक का सहारा लिया। तो ये था। अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में इनको हमने रखा हुआ है। 3 तरह की लिस्ट होती है ना, तो 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें से कौन सी लिस्ट में है ये कोऑपरेटिव, ये रखा गया है स्टेट लिस्ट में। तो इसमें कहा गया है कि जो ये नया मंत्रालय बना है, ये ऐसा कानून बना है जिसमें पारदर्शिता हो, है ना, पॉलिसीज़ सही तरीके से लेकर चले जाएं और पॉलिटिक्स को इसमें इंक्लूड ना किया जाए। इससे क्या होगा, अगर ये सही वे में लेकर के इस मंत्रालय को चलेंगे, तो फिर इससे इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी मार्केट में और ट्रस्ट भी बना रहेगा। तो इससे हम गरीबी, है ना, भुखमरी और मैंने जो प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट है ये, और जो हमारे पर्यावरण है,
इन सब क्षेत्रों में कोऑपरेटिव तरीके से हम काम कर सकते हैं, यानी कि सहकारिता के आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कोऑपरेटिव को लेकर बहुत ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार रहता है ना, डिसबैलेंस रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका भी बैलेंस बनाने के लिए अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आना चाहिए, जिससे कि ये करप्शन समाप्त हो जाए। और लोकल जो लेवल की बॉडीज़ हैं, है ना, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन सब लेवल पर भी इनको काम करना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है एस व्यास कमेटी की। एस व्यास कमेटी क्या है, ये भी बेसिकली सहकारिता से ही रिलेटेड है। ये 2001 से 4 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी और बोला कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गवर्नमेंट अपना हाथ में लेकर के कार्य कर रही है, यानी कि जहाँ जिन क्षेत्रों में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है ना, उस फील्ड में गवर्नमेंट को हटकर सहकारिता के आधार पर काम कराने पर बल देना चाहिए, जिससे कि जनता का कल्याण में भी बढ़ोतरी हो और इकोनॉमिक और नेशनल डेवलपमेंट में भी अपना बढ़ोतरी हो, है ना, इससे वृद्धि होगी। तो संविधान का जब 97 संविधान संशोधन लाया गया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने इसमें ऐड किया संविधान में। तो आर्टिकल 19 में भी, अभी जैसे हमने ऊपर पीछे पढ़ा कि आर्टिकल 19 में भी बताया गया है कि हम कोई भी दल या संगठन बना सकते हैं, ऐसा दल जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। तो ये आर्टिकल 19 भी कह रहा है। इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व भी सीधे सीधे स्टेट को निर्देश दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को कि आप आर्टिकल 43 के बी के तहत आप ऐसा कोई भी काम करें जिससे कि जन कल्याण हो। तो फिर पार्ट अगर संविधान के भाग 9 है ना, 9 का बी अगर हम देखें तो इसमें भी 7वीं अनुसूची में, यानी कि स्टेट लिस्ट में ये कहा बताया गया है कि आप सहकारिता के आधार पर कार्य करें। तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में भी इसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। ये हमने कल भी डिस्कस की थी, लेकिन आज इसके बारे में कुछ डिफरेंट नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ें। तो डिफरेंट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी में ये बताया गया है कि हमें टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ करनी है ना। ये क्या होती है, बेसिकली हम इसको बैकग्राउंड के साथ पढ़ेंगे। ठीक, देखिए गाइस, इसको हम कहते हैं संपूर्ण प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसमें ये बात की जाती है, इसके तहत हम ये देखते हैं कि प्रति महिला द्वारा, है ना, दिए गए बच्चों के जन्म के अकॉर्डिंग कितने % बच्चे जन्म दिए गए हैं। ये पता लगाने के लिए हम संपूर्ण प्रजनन दर प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो संपूर्ण प्रजनन दर है ये 2.7 से हमें 2.1 करनी है। कब तक? 2026 तक, और 2030 तक हमें 1.7 हमारा टारगेट इन्होंने रखा है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवलेंस रेट, तो ये बात की जा रही है। तो इसमें बात किया जा रहा है कि 31.7 है, तो इससे हटके हमें 45% लाना है, और 2026 तक का हमारा ये एम है, और फिर 2030 तक 52% करना है। और ऐसे ही मेल के लिए भी किया जा रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करो, है ना। तो 10.8 से हटाकर हमें 15.1% इसका यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है 2026 तक। फिर अगर हम बात करें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है? इसे कहते हैं मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर में हम कैसे इसको देख सकते हैं, ये सिस्टम क्या है, अगर कोई पूछे तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, है ना, डिलीवरी के टाइम पर या फिर डिलीवरी ड्यूरेशन में 42 डेज़ के अंदर कितने मरने वाली माताएं हैं, प्रसव के कारण कितनी माताओं की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, इसकी संख्या को ही हम मातृ मृत्यु दर कह रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे बात की जा रही है कि ये अभी तक के 197 है रेट। तो इस रेट को हमें 2026 तक 150 तक के लाना है, यानी कि डिक्रीज़ करना है, घटाना है। जो मरने वाली माताओं की संख्या है उनमें कमी लानी है। तो 2030 तक का जो लक्ष्य रखा है इन्होंने, वो रखा है 98। ठीक, जो यूपी के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली यूपी पीसीएस या फिर यूपी एसआई, उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये थी बात।
अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? ये है शिशु मृत्यु दर। यहाँ पे बात की जा रही है प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर, यानी कि 1 साल से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। इसी प्रोसेस को हम शिशु मृत्यु दर कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अभी तक तो इन्होंने ये बोला कि 32 करनी है 43 से, है ना, 2026 तक, लेकिन 2030 तक इन्होंने ये बोला है कि आपको ये रेट 22 पे लेकर आना है। ठीक है, फिर बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट की। तो मोर्टेलिटी रेट क्या है? अगर हम बात करें मोर्टेलिटी रेट का, तो एक मिनट, अगर यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है, इसमें इन्होंने ये बोला, देखो जो मोर्टेलिटी रेट होती क्या है बेसिकली, मोर्टेलिटी रेट का मतलब है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर। पैदा होने से 4 साल के बीच के बच्चे जो हैं वो कितने मर रहे हैं, यानी कि कितनों की डेथ हो रही है, इस बच्चों की संख्या को ही हम बाल मृत्यु दर कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि और ये कैसे फाइंड किया जाता है? तो ये 1000 जन्मे बच्चों पर किया जाता है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें 47 से 35 करना था ये, है ना। तो 35 तो हमने अचीव कर लिया। और कब तक का था ये हमारा 35 हमें करना था 2016 तक, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि अब हमें 47 से हमें 35 करना था 2016 तक, जो कि हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन अब हमें 2030 तक क्या करना है, 25 ये रेट लेकर के आना है। तो ये आपका आज का करंट का डाटा था। फिर साथ ही हम बात करते हैं दृष्टि मैगज़ीन की। देखिए गाइस, हम आपको दृष्टि मैगज़ीन भी साथ साथ कवर कराते चलेंगे और ये डाटा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा बाहर से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 2020 से लेके अब तक की टोटल दृष्टि डाटा हम आपको नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, तो दृष्टि में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात की जा रही है कि 10 दिसंबर 2019 में स्पेन में, यानी कि स्पेन में एक जगह है मैड्रिड, तो यहाँ पे COP25 की मीटिंग